एपिसोड 116। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि तुम यही पूछने वाले हो। ऋषिकेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ ध्रुव की ओर देखते हुए कहा। उसे भला कैसे खबर न होती कि इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा था। जब से वो ट्रू वॉरियर के मुकाम पर पहुंचा था, तभी से साधना तकनीक सीखने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। मगर ऋषिकेश ने उसे कोई तकनीक नहीं दी थी, क्योंकि सही वक्त नहीं आया था। मगर अब वो वक्त आ चुका था। ये सोचकर ऋषिकेश ने धीरे से सिर हिलाया। आम साधक ट्रू वॉरियर बनते ही जल्दबाजी में कोई भी साधना तकनीक सीखने के लिए उतावले हो जाते हैं। पर सच तो ये है कि ये कोई समझदारी भरा रास्ता नहीं है। इतनी हड़बड़ी सिर्फ इंसान की बुनियादी नींव को कमजोर बनाती है। साधना की ये राह बेहद लंबी और कांटों भरी है, जहां एक मजबूत और अडिग नींव ही सबसे अहम आधार होती है। जब कोई साधक, खासकर ध्रुव जैसा योद्धा, ट्रू वॉरियर के दायरे में कदम रखता है, तो उसकी मेरिडियंस में जबरदस्त उथल पुथल होती है और वे एक कठोर बदलाव से गुजरती है। ऊपर से भले ही सब कुछ ठीक लगे, पर अंदरूनी खरोंचें और सूक्ष्म चोटें इतनी जल्दी नहीं भरती। ऊपरी दिखावे के धोखे में आकर कोई भी साधक बड़ी भूल कर बैठता है, जिसका खामियाजा उसे आगे की तरक्की रुकने के रूप में भुगतना पड़ता है। और किसी योद्धा के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। यही वजह थी कि ट्रू वॉरियर बनने के बाद भी ऋषिकेश ने ध्रुव को साधना तकनीक थमाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई थी। लेकिन अब कई दिनों के संयम, निरंतर साधना और स्टैलेक्टाइट फ्लूइड के चमत्कारी असर के बाद उसकी नींव पूरी तरह संभल चुकी थी और सही वक्त आ गया था। ये किस तरह की तकनीक है? ध्रुव ने ऋषिकेश के चेहरे के भाव भांपते हुए उत्सुकता से पूछा। उसका दिल बेचैनी और उम्मीद से भर गया था। वो सोच रहा था कि ऋषिकेश उसे कैसी साधना तकनीक सौंपने वाला है, पृथ्वी स्तर की या फिर सीधे स्वर्ग स्तर की। उसे पूरा यकीन था कि ऋषिकेश जैसा महारथी उसे पृथ्वी स्तर से कमतर तो कुछ भी नहीं देने वाला था। है, इतनी जल्दी किस बात की है लड़के? ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसकी खातिर मैंने अपनी जान गंवा दी और हमारा पूरा स्टार सेट तक तबाह हो गया। अब खुद ही अंदाजा लगा लो कि ये क्या बला होगी। ऋषिकेश ने एक हल्की सी बेबस मुस्कान के साथ कहा। तो क्या वो? ये सुनकर ध्रुव सिहर उठा। उसकी धड़कनें बेकाबू होने लगी और उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या ये वही जेड पेंडेंट था? क्या उसके भीतर कोई साधना तकनीक छिपी थी? और अगर ऐसा था, तो वो किस दर्जे की तकनीक होगी? जिस जेड पेंडेंट की खातिर स्टार सेक्ट जैसा महासाम्राज्य मिट गया, उसकी असली कीमत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। है, बिल्कुल सही समझे। ये वही कमबख्त जेड पेंडेंट है। मैंने पहले ही कहा था न कि ट्रू वॉरियर बनने के बाद ही तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे। इसके भीतर सचमुच एक अद्वितीय साधना तकनीक छिपी हुई है। इसके रहस्यों को समझने में मुझे पूरे 1000 साल का वक्त लग गया, समझे? और अब ये तुम्हें बिना किसी मशक्कत के पकीपकाई मिल रही है। लड़के, अगर मेरी किस्मत अच्छी न होती, तो किसी और के लिए इसके गूढ़ रहस्यों को सुलझाना नामुमकिन ही था। ऋषिकेश ने गर्व से सीना फुलाते हुए कहा। सच में? ये कैसी तकनीक है? इसका स्तर क्या है? ध्रुव का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका चेहरा उत्तेजना से तमतमा उठा और उसने धड़कते दिल से पूछा, क्या ये वाकई स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक थी? पूरे महाद्वीप में स्वर्ग स्तर की तकनीकें किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कालगिरी पर्वत और ब्लेजिंग फायर सेक्ट जैसे दिग्गज सेक्स के पास भी शायद ही स्वर्ग स्तर की कोई तकनीक मौजूद हो, जिससे इसके नायाब होने का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था। स्वर्ग स्तर? हूं, अगर ये महज स्वर्ग स्तर की होती तो इतनी अनमोल न कहलाती। तुम्हें क्या लगता है, उस जमाने में जो खौफनाक ताकतें मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, वे महज किसी स्वर्ग स्तर की तकनीक के लिए मारी मारी फिर रही थी? ध्रुव की बात सुनकर ऋषिकेश ने नाक सिकोड़ते हुए तंज कसा। तो फिर ये किस स्तर की है? क्या ये उच्च स्वर्ग स्तर की है, या फिर? ये सुनकर ध्रुव की सांसें थमने लगी। उच्च स्वर्ग स्तर तो इस दुनिया में साधना तकनीक की सबसे आखिरी सीमा मानी जाती थी। है,
नोटियर साधना तकनीक का ये सेट बिना किसी स्तर की श्रेणी में आता है। ऋषिकेश ने ध्रुव के चेहरे के बदलते रंगों का मजा लेते हुए धीरे से कहा, बिना किसी स्तर की? ये क्या बला है? ये सुनकर ध्रुव भौंचक्का रह गया। उसने आज तक ऐसी किसी अनोखी श्रेणी के बारे में सुना ही नहीं था। इस महाद्वीप पर साधना तकनीकों और कॉम्बैट स्किल्स को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों और 12 स्तरों में बांटा गया है: स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीत। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसी साधना तकनीकें और कॉम्बैट स्किल्स भी मौजूद हैं जिन्हें उनके अनोखे मिजाज की वजह से किसी भी तय दायरे में नहीं रखा जा सकता। इन्हें नोटियर यानी बिना किसी स्तर वाली तकनीकें कहा जाता है। जहां तक इन नोटियर साधना तकनीकों और कॉम्बैट स्किल्स का सवाल है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इनकी ताकत आम समझ से परे होती है, पर इन्हें साधना भी उतना ही खौफनाक और मुश्किल होता है। हो सकता है कि तुम्हारी साधना का नतीजा महज पीत स्तर पर ही सिमट कर रह जाए, या फिर ये बढ़कर गहन स्तर, पृथ्वी स्तर या सीधे स्वर्ग स्तर तक पहुंच जाए। और मुमकिन है कि ये स्वर्ग स्तर की सीमाओं को भी लांघ जाए। ये सब पूरी तरह साधक की समझ, प्रतिभा और आत्मज्ञान पर निर्भर करता है। ऐसी तकनीकें असल में प्राचीन और अधूरे रहस्य होती है, इसलिए इन्हें साधने वाले से असाधारण काबिलियत और समझ की दरकार होती है। केवल वही साधक इनका असली सार समझ सकता है जो उस अलौकिक स्तर को छू सके। यही वजह है कि बहुत से लोग इन नोटियर तकनीकों को बेकार का झमेला मानकर छोड़ देते हैं, पर बड़े बड़े कुलीन घरानों और शक्तिशाली सेक्ट्स के लिए ये किसी सबसे अनमोल खजाने से कम नहीं होती। उनके पास इन पर समय और संसाधन झोंकने की पूरी ताकत होती है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी दाव सही बैठ जाए तो मिलने वाले नतीजे अकल्पनीय होते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके पास इनकी साधना को मुकम्मल करने के लिए भरपूर संसाधन होते हैं। इसीलिए बड़े बड़े घरानों और दिग्गज सेक्ट्स के बीच नोटियर तकनीकों को लेकर खूनी जंग छिड़ जाती है। उस वक्त मेरा भी इतने बेरहम तरीके से इसीलिए पीछा किया गया था क्योंकि मुझे ये जेड पेंडेंट मिला था जिसमें एक नोटियर साधना तकनीक बंद थी। बेशक अगर ऐसा जेड पेंडेंट किसी आम इंसान के हाथ लग जाए और वो इससे साधना करने की कोशिश भी करे, तो पूरी संभावना है कि इसका नतीजा सिर्फ पीतस्तर की मामूली ताकत बनकर ही रह जाएगा। ऋषिकेश ने ध्रुव के हर सवाल का बड़ी तसल्ली से जवाब दिया। ध्रुव के चेहरे पर पसरी हैरानी देखकर उसे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। आखिरकार दुनिया में बहुत कम लोग नोटियर तकनीकों और कॉम्बैट स्किल्स के बारे में जानते थे, और इनका सामना करने वाले तो न के बराबर थे। महाद्वीप के गिने चुने महारथियों को छोड़कर आम दुनिया इनके वजूद से पूरी तरह बेखबर थी। अगर उस दौर में संयोग से ये जेड पेंडेंट उसके हाथ न लगा होता तो शायद वो खुद भी इसके रहस्यों को कभी न जान पाता और नोटियर तकनीकों के इस सर्वोच्च स्तर से हमेशा अनजान रहता। नोटियर साधना तकनीक, ये सुनते ही ध्रुव के माथे पर गहरी लकीरें उभर आई। वो अच्छी तरह समझ गया था कि इसका मतलब क्या था, एक बहुत बड़ा जुआ। अगर उसने ये रास्ता चुना और साधना सही मुकाम तक नहीं पहुंच पाई तो इसका अंजाम बेहद भयानक हो सकता था। इस साधना तकनीक का नाम सम्राट ड्रैगन आर्ट है। लड़के, इस बारे में ठंडे दिमाग से सोच लो। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इस तकनीक को साधने के लिए सबसे बुनियादी चीज है एक फौलादी जिस्म। यहां तक कि तुम्हारा डिवाइन वॉरियर ब्लडलाइन वाला शरीर भी इसके लिए काफी नहीं होगा, जब तक कि उसे स्टार फोर्जिंग बॉडी जैसी किसी बेमिसाल बॉडी रिफाइनिंग तकनीक से तराशा न जाए। तभी तुम इसकी असली दैवीय शक्ति को जगाने की उम्मीद कर सकते हो, और इसके लिए तुम्हें कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। पीत स्तर से शुरुआत करके धीरे धीरे अपनी सीमाएं तोड़ते हुए आखिरकार स्वर्ग स्तर की शक्ति को हासिल करना, या फिर स्वर्ग स्तर की सीमाओं को भी पार कर जाना। बेशक इस रास्ते में खतरे बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हें लगता है कि यह जुआ खेलने लायक नहीं है तो मैं तुम्हें एक शुरुआती स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक दे सकता हूं। वो अकेली तकनीक भी तुम्हें इस महाद्वीप के शिखर पर खड़े सबसे ताकतवर महारथियों की कतार में खड़ा करने के लिए काफी होगी।
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पूरे महाद्वीप को छान मारने पर भी स्वर्ग स्तर की तकनीकें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती। ध्रुव के चेहरे पर पसरी गंभीरता देखकर ऋषिकेश ने एक गहरी सांस ली और उसे सोचने का मौका दिया। अगर वो नोटियर साधना तकनीक को चुनता तो सब कुछ उसकी अपनी तकदीर पर निर्भर हो जाता। वो किस मुकाम तक पहुंचेगा, ये उसकी अपनी समझ, प्रतिभा और शारीरिक क्षमता तय करती। हो सकता था कि वो एक मामूली साधक बनकर रह जाए, या फिर यह भी मुमकिन था कि वो एक ही छलांग में पूरे महाद्वीप का बेताज बादशाह बन जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर वो स्वर्गस्तर की तकनीक को चुनता, भले ही वो शुरुआती दर्जे की होती, तो भी उसकी तरक्की पक्की थी। वो बिना किसी बड़े खतरे के लगातार आगे बढ़ता और अंततः एक बेहद सम्मानित और ताकतवर महारथी बन जाता। सम्राट ड्रैगन आर्ट या स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक, ध्रुव ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ मन ही मन दोहराया। उसके गुरु ने सचमुच उसके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान रख दिया था। उसे किस रास्ते पर कदम बढ़ाना चाहिए? कोई भी आम इंसान यकीनन स्वर्ग स्तर की तकनीक ही चुनता, क्योंकि नोटियर तकनीक में खतरे हद से ज्यादा थे। लेकिन क्या ध्रुव आसान और सुरक्षित राह चुनने वाला इंसान था? बिल्कुल नहीं। उसकी रगों में दौड़ते डिवाइन वॉरियर ब्लड लाइन ने उसके भीतर एक बेखौफ, जुनूनी और अदम्य हौसले को जन्म दिया था। एक ऐसा स्वाभिमान जो किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं था। क्या वो जोखिम के डर से पीछे हट जाता? सम्राट ड्रैगन आर्ट, एक गहरी सांस खींचते हुए ध्रुव ने शांत मगर फौलादी आवाज में कहा। आखिरकार उसने सम्राट ड्रैगन आर्ट को ही चुना। जी हां, अपने स्वाभिमान और सीने में सुलगते जुनून के दम पर उसने ये सबसे बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। सम्राट ड्रैगन आर्ट, उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। एक मामूली और सुरक्षित जिंदगी जीने से कहीं बेहतर था कि एक ऐसा जीवन जिया जाए जो शोले की तरह दहकता हो। क्या तुमने पक्का मन बना लिया है? ध्रुव का ऐसा बेझिझक और अडिग फैसला देखकर ऋषिकेश कुछ पलों के लिए सचमुच हैरान रह गया। फिर उसने गंभीर आवाज में पूछा, मैंने अपना फैसला कर लिया है। एक गहरी सांस लेते हुए ध्रुव ने बेहद दृढ़ और अकाट्य स्वर में जवाब दिया। 117। शाबाश। हाँ, बहुत खूब। तुम्हें बिल्कुल अपने इस बूढ़े गुरु जैसी ही हिम्मत है। ध्रुव का बेझिझक फैसला सुनकर ऋषिकेश खिलखिलाकर हंस पड़ा। साफ था कि वो ध्रुव के फैसले से बेहद खुश था। न कोई हिचकिचाहट, न कोई असमंजस, बस एक अडिग इरादा और कुछ कर गुजरने का फौलादी हौसला। एक सच्चा और महान साधक बनने के लिए यही सबसे बुनियादी गुण होते हैं। जब ध्रुव में ये सारे गुण मौजूद थे, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल उसे आगे बढ़ने से कैसे रोक सकती थी? ठीक है लड़के, अपना ध्यान केंद्रित करो। अब मैं तुम्हें यह साधना तकनीक सौंपता हूं, ऋषिकेश ने आगे कहा। ऋषिकेश के निर्देश पर ध्रुव ने बिना एक पल गवाए अपनी आंखें बंद की। उसने जेड पेंडेंट को दोनों हाथों में कसकर थामा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसमें झोंक दी। अगले ही पल ध्रुव के मस्तिष्क में ज्ञान और ऊर्जा का एक अथाह सैलाब उमड़ पड़ा। वो जानकारी इतनी विशाल और तीव्र थी कि कुछ पलों के लिए उसका सिर दर्द से फटने लगा। काफी देर बाद जब सब कुछ शांत हुआ, तो ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सम्राट ड्रैगन तकनीक, सम्राट का सर्वोच्च तेज और ड्रैगन का अजेय दबदबा। एक बार इस पर महारत हासिल हो जाए तो हाथ के एक इशारे से आकाश और पाताल हिल सकते हैं और पूरी दुनिया अपना रंग खो सकती है। उसने विस्मय से बुदबुदाया। यह सम्राट ड्रैगन तकनीक का सबसे बुनियादी परिचय था। इस अलौकिक शक्ति को महसूस करते ही ध्रुव का रोम रोम रोमांचित हो उठा। हाथ के महज एक इशारे से जमीन और आसमान को हिला देने की ताकत, यह कैसी अकल्पनीय शक्ति थी। सिर्फ एक डिवाइन वॉरियर ही ऐसा पराक्रम दिखा सकता था। इसका सीधा मतलब यह था कि अगर सम्राट ड्रैगन तकनीक को पूरी तरह साध लिया जाए, तो इंसान स्वाभाविक रूप से डिवाइन वॉरियर के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता था। डिवाइन वॉरियर
कैसी भव्य और रोंगटे खड़े कर देने वाली पदवी थी। इसने ध्रुव के मन में एक नया जोश भर दिया। है, ठीक है लड़के, अब जी-जान से साधना में जुट जाओ। तुम किस मुकाम तक पहुंच पाते हो, यह पूरी तरह तुम्हारी लगन पर निर्भर करेगा। इसके रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को कम मत आंकना। अगर अभी भी इरादा बदलना चाहते हो तो देर नहीं हुई है। ध्रुव की आंखों में उमड़ती उत्सुकता देखकर ऋषिकेश ने उसे फिर आगाह किया। ध्रुव ने गहरी सांस लेते हुए संजीदगी से सिर हिलाया, पर मुंह से कुछ नहीं कहा। वो अच्छी तरह समझता था कि इस चुनाव के क्या मायने थे। सम्राट ड्रैगन तकनीक को पाने के बाद उसे इस बात का गहरा एहसास हो गया था कि इसे साधना कितना खौफनाक काम था। ये तकनीक साधक के भौतिक शरीर से बेहद कठोर और चरम मजबूती की मांग करती थी। सम्राट ड्रैगन तकनीक 9 परतों में बंटी हुई थी, जो साधकों के 9 स्तरों से मेल खाती थी। अपनी मौजूदा शारीरिक शक्ति के बल पर ध्रुव सम्राट ड्रैगन तकनीक की पहली परत की शर्तों को भी बमुश्किल ही पूरा कर पा रहा था। इसका मतलब साफ था कि अगर ध्रुव ने अपनी शारीरिक मजबूती नहीं बढ़ाई तो उसकी साधना की प्रगति हमेशा के लिए ट्रू वॉरियर के स्तर पर ही अटक जाएगी। यहां तक कि अगर उसने जबरदस्ती आगे की परतों को साधने की कोशिश की तो भी वो केवल पीतस्तर की मामूली ताकत ही हासिल कर पाएगा। स्टार फॉर्जिंग बॉडी, ये सोचते ही ध्रुव ने एक लंबी सांस खींची। उसे किसी भी हाल में वो बॉडी रिफाइनिंग मैनुअल हासिल करना ही था। केवल उस तकनीक की मदद से ही वो सम्राट ड्रैगन तकनीक की असीम शक्ति को पूरी तरह जगा सकता था। ओह हां, अब तुम इस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हैं, इसे संभालो, ये बहुत काम का खजाना है। अगले ही पल ऋषिकेश ने एक काली सी वस्तु ध्रुव की ओर उछालते हुए कहा। उसे लपकते ही ध्रुव की आंखें चमक उठीं। क्या ये वही चीज नहीं थी जो उसे रावत परिवार के पिछले पहाड़ से मिली थी? एक गहरा काला रिस्टबैंड जिससे एक रहस्यमयी चमक निकल रही थी। हूं, बस अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इसके भीतर भेजो और अपने ट्रू एसेंस से इसे सक्रिय करके खोलो। ध्रुव के चेहरे पर फैली खुशी देखकर ऋषिकेश ने हल्की मुस्कान के साथ समझाया। स्टोरेज स्पेस को देखकर ही लड़का इतना खुश हो रहा था। ऋषिकेश सोच रहा था कि जब ये अंदर का खजाना देखेगा तब इसके चेहरे के भाव क्या होंगे। ऋषिकेश के कहे अनुसार ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक शक्ति उस रिस्टबैंड में प्रवाहित की और साथ ही अपने ट्रू एसेंस को सक्रिय कर दिया। तुरंत ही उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना एक विशाल और अंतहीन खाली जगह में दाखिल हो रही थी, जबकि उसका ट्रू एसेंस मानो किसी गहरे भंवर में खिंचता चला गया और तेजी से घटने लगा। ये एहसास होते ही ध्रुव दंग रह गया। सचमुच ये ऐसी चीज थी जिसे केवल ट्रू वॉरियर या उससे ऊपर के साधक ही खोल सकते थे। इसे सक्रिय करने के लिए जिस मात्रा में ट्रू एसेंस की जरूरत थी वो किसी आम साधक के बस की बात नहीं थी। उस अंधेरे स्टोरेज स्पेस का दरवाजा खोलने में ही उसके कुल ट्रू एसेंस का लगभग 1/3 हिस्सा खर्च हो गया। अगले ही पल ध्रुव की नजरों के सामने एक विशालकाय कक्ष खुल गया, जिसके भीतर सारा सामान करीने से सजा हुआ था। तरह तरह के दुर्लभ अयस्क और धातुएं, काली, हरी, सफेद, सुनहरी, जिनकी चमक से आंखें चौंधिया रही थी। भले ही वो इन सभी अयस्कों की सही कीमत न जानता हो, पर उनके असाधारण होने का एहसास उसे साफ हो रहा था। एक कोने में ठंडे तालाब का पाताल जल सुरक्षित रखा हुआ था, जिसके पास ही स्टैलेक्टाइट फ्लूइड की शीशियां रखी थी, और वही बीच में वो दुर्लभ आइस क्रिस्टल मिस्टीरियस यिन पर्ल भी जगमगा रहा था, जो उसने उस बर्फीले तालाब से हासिल किया था। दूसरी तरफ नजर पड़ते ही ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई। हजारों लाखों सोने के सिक्के और ढेरों अनमोल जड़ी बूटियां वहां भरी पड़ी थी। ये अकूत दौलत देखकर ध्रुव ने दांतों तले उंगली दबा ली। तलवार। आखिरकार ध्रुव की नजर एक खास जगह पर अकेले रखी एक गहरे लाल रंग की लंबी तलवार पर पड़ी। वो तलवार असाधारण रूप से भारी और चौड़ी थी, जिसकी लंबाई लगभग 1.4 मीटर थी।
उसका रंग खून जैसा गहरा लाल था, जो देखने में ही बेहद सम्मोहक और खौफनाक लग रहा था। उसकी धार ऊपर से चौड़ी और नीचे जाकर नुकीली होती हुई एक त्रिकोणीय बनावट में ढली थी। मूठ पर प्राचीन नक्काशी थी और उसके ठीक नीचे तलवार के रक्षक के तौर पर दो भयानक ड्रैगन के सिर तराशे गए थे, जिनसे एक अजेय और क्रूर दबदबे की बू आ रही थी। इस तलवार को देखते ही ध्रुव पूरी तरह उसकी ओर खिंचता चला गया, खासकर उसके उस दहकते लाल रंग की वजह से। वो नहीं जानता था कि यह तलवार किस धातु से बनी थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यह कोई साधारण हथियार नहीं था। स्टोरेज स्पेस से अपना ध्यान हटाते हुए ध्रुव ने सिर्फ एक विचार से उस भारी तलवार को अपने हाथों में प्रकट कर लिया। तलवार के हाथ में आते ही उसके हाथों पर एक भारी दबाव पड़ा और उसका संतुलन लगभग बिगड़ते बिगड़ते बचा। 300 कैटी। तलवार के वजन का अंदाजा होते ही ध्रुव के मुंह से गहरी सांस निकल गई। बाहर से दिखने में सधी हुई इस तलवार का वजन कम से कम 300 कैटी था। हथियारों की रानी कही जाने वाली तलवारें हमेशा अपने हल्केपन और तेज फुर्ती के लिए जानी जाती थी। किसने सोचा होगा कि कोई तलवार इतनी भारी भी हो सकती है? इतना भारी वजन आज के ध्रुव के लिए भी आसानी से लहरा पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यह सोचकर उसके चेहरे पर एक बेबस मुस्कान आ गई। है लड़के, कैसी लगी? यह कोई मामूली तलवार नहीं है। इसे क्रिम्सन क्रिस्टल रॉक से तराशा गया है। दुर्लभ, बेहद दुर्लभ। ऋषिकेश ने ध्रुव के चेहरे की हैरानी भांपते हुए गर्व से कहा। क्रिम्सन क्रिस्टल रॉक? ध्रुव ने अचरज से पूछा। हे, ये तो अनमोल चीज है। तुम्हें क्या पता लड़के? ये लाल क्रिस्टल पत्थर वो नायाब दौलत है जिसे सोने से भी नहीं खरीदा जा सकता। किसी भी हथियार को ढालते वक्त अगर उसमें जरा सा भी ये लाल क्रिस्टल मिला दिया जाए तो उसका वजन और मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। इसकी ताकत तो बेजोड़ है। अब से तुम इसी तलवार का इस्तेमाल करोगे। वे पतली नाजुक तलवारें भी भला कोई हथियार है? उन्हें तो मैं 2 उंगलियों से चटका दूं। ध्रुव की नासमझी पर ऋषिकेश ने नागभौं सिकोड़ते हुए बेपरवाही से कहा। साफ था कि उसकी नजरों में आम साधकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तलवारें महज खिलौने थी। खैर, ये थोड़ी भारी जरूर है, लेकिन ये एक नायाब चीज है। तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत डालनी होगी और आगे चलकर तुम्हें इसके असली फायदों का अंदाजा होगा। ध्रुव के कुछ बोलने से पहले ही ऋषिकेश ने बात पूरी की। ओ हां, तुमने अंदर रखी वे धातुएं देखी हैं? तुम तो रातों रात लखपति बन गए हो लड़के। उन्हें संभाल कर रखना। फिर उसने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, ये सब बेहद कीमती चीजें हैं। तुम्हें धीरे धीरे इनकी कद्र समझ आएगी। ठीक है, अब ये सब तुम्हारा हुआ। मन लगाकर साधना करो। अगले महीने के इम्तिहान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऋषिकेश ने आंखें मटकाते हुए कहा, मानो वो ध्रुव को और ज्यादा ज्ञान देने के मूड में न हो। इस लड़के ने अभी दुनिया देखी ही कहा थी। इसे तो यह भी नहीं पता था कि उस ब्रेसलेट में क्या क्या अनमोल खजाने भरे पड़े थे। अगर बाहर के बड़े बड़े महारथियों को उन धातुओं की भनक भी लग जाए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्रिम्सन क्रिस्टल रॉक, ब्लू क्लाउड कोल्ड आयरन, इनमें से कौन सी चीज ऐसी थी जो किसी महाद्वीप की सबसे दुर्लभ दौलत न हो? हालांकि ध्रुव सचमुच इन सबसे बेखबर लग रहा था। ऋषिकेश को गायब होते देखकर उसने अपने कंधे उचकाए और ज्यादा सोच विचार नहीं किया। उस भारी तलवार को वापस स्टोरेज स्पेस में भेजकर उसने उस काले रिस्टबैंड को अपनी कलाई पर कस लिया और राहत की सांस ली। आज से उसके पास भी अपना एक निजी स्टोरेज स्पेस था और अब उसे अपनी कीमती चीजों को इधर उधर छिपाने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। 118। जैसे ही दिसंबर का विश्राम काल समाप्त हुआ, साल के इस अंतिम महीने की भयानक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। पल भर में ही पूरी डेथ वैली बारूद की गंध से भर उठी। स्टार रैंकिंग के शीर्ष 10 में ध्रुव को छोड़कर, जो पिछले महीने ही 10वें पायदान पर आया था, बाकी सभी साधक लगभग 10 महीने का समय पूरा कर चुके थे।
अब बस ये आखिरी महीना बाकी था, जिसके बाद वे अंदरूनी सेक्ट में कदम रखने के हकदार बन जाते। और जाहिर है कि कोई भी ये सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। साल के अंत का ये मूल्यांकन और अंदरूनी सेक्ट का चुनाव शुरू होते ही बाकी शिष्यों के दिलों में भी बेचैनी बढ़ गई थी। अंदरूनी सेक्ट में समय से पहले प्रवेश पाना हर किसी के लिए एक बड़ा अवसर था। लगातार 10 महीनों तक स्टार रैंकिंग के शीर्ष 10 में टिके रहने के अलावा अंदरूनी सेक्ट में दाखिल होने के केवल 2 ही रास्ते थे। पहला रास्ता था ट्रू वॉरियर के 7वें स्तर पर पहुंचना, यानी एक उच्च स्तरीय ट्रू वॉरियर बन जाना। ऐसी असीम ताकत के दम पर बिना किसी रोकटोक के सीधे अंदरूनी सेक्ट में प्रवेश मिल जाता था। बेशक इस मुकाम को छू पाना विरलों के ही बस की बात थी, क्योंकि जो साधक इतनी ताकत हासिल कर लेता वो भला स्टार रैंकिंग के शीर्ष 10 में जगह क्यों न बना पाता। इसलिए साल के अंत में होने वाला ये सेक्ट चयन ही बाकी शिष्यों के लिए आखिरी उम्मीद था। स्टार रैंकिंग के शीर्ष 10 शिष्यों के साथ साथ वे साधक जो पूरे 1 साल तक शीर्ष 30 में बने रहे हों, और बाहरी सेक्ट के दोनों एल्डर्स द्वारा चुने गए 2 खास शिष्य, ये सभी अंदरूनी सेक्ट के इस अंतिम चयन मुकाबले में भाग लेने और आगे बढ़ने के हकदार थे। ऐसे हालात में इस आखिरी मुकाम को पाने के लिए होने वाली जंग की क्रूरता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। जहां तक नजर जाती थी, मीलों दूर तक सिर्फ सफेद बर्फ की चादर ही बिछी थी। इस वक्त बर्फ से ढकी डेथ वैली के बीच ध्रुव अपनी पीठ पर उस विशाल लाल तलवार को बांधे बर्फ को चीरता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सर्द हवाएं चल रही थी और हल्की धूप की वजह से कई दिनों से जमी बर्फ पिघलने लगी थी, जिससे हड्डियों को भेद देने वाली गलन पैदा हो रही थी। उस भारी तलवार का बोझ उठाए ध्रुव मन ही मन झींक रहा था। फिलहाल उसे इस भारी भरकम तलवार का कोई खास इस्तेमाल समझ नहीं आ रहा था, पर ऋषिकेश ने इसे शरीर को फौलाद बनाने का अभ्यास बताकर जबरन उसकी पीठ पर लदवा दिया था, जिसके आगे ध्रुव कोई बहाना नहीं बना सका। इस भारी तलवार को देखकर सुबह भैरव के चेहरे के अजीब भाव याद आते ही ध्रुव का सिर और चकरा गया। आज सुबह जब उसने ध्रुव को ये लाल तलवार उठाए देखा था, तो भैरव का मुंह खुला का खुला रह गया था। कुछ पल की हैरानी के बाद उसकी आंखें ईर्ष्या से चमक उठी थी और वो बोल पड़ा था, बॉस सचमुच बॉस है। यहां तक कि आपका हथियार भी सबसे निराला है। उसकी इस बात पर ध्रुव बस अपना माथा पकड़कर रह गया था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि इस सिरफिरे को क्या समझाए। बड़ी मुश्किल से वो भैरव को अपने पीछे आने से रोक पाया था, और तभी जाकर वो अकेले शिकार पर निकल सका। सिर्फ एक पहर के भीतर ही उसने दूसरे दर्जे के एक निम्न स्तरीय मॉन्स्टर बीस्ट को ढेर करके 3 स्टार ऑब्स और काम की सामग्री हासिल कर ली थी। ध्रुव ने मन ही मन उस क्लाउड चेजिंग तेंदुए के बारे में सोचा जिसे उसने अभी मारा था। वो सचमुच दूसरे दर्जे का एक खूंखार मॉन्स्टर बीस्ट था। भले ही वो निचले स्तर का था, पर उसकी ताकत किसी दूसरे स्तर के ट्रू वॉरियर जितनी ही घातक थी। अगर ध्रुव के पास ओवरलैपिंग वेव पाम तकनीक और उसका असाधारण फौलादी शरीर न होता, तो उस फुर्तीले जानवर का शिकार करना आसान नहीं था। तभी आगे से आती हथियारों के टकराने की गूंज ने ध्रुव का ध्यान खींचा। वो इलाका क्रिम्सन स्लीव का शिकार क्षेत्र लग रहा था, जिसे कुछ वक्त पहले ध्रुव ने भी चुनौती दी थी। चीख पुकार और धमक सुनकर लग रहा था कि यह मुकाबला किसी मॉन्स्टर बीस्ट से नहीं, बल्कि इंसानों के बीच चल रहा था। संदेह से भरे मन के साथ ध्रुव अपने कदमों को साधते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उमेश, हम निशा दल के मामलों से हमेशा दूर रहे हैं और तुम्हारे काम में कभी दखल नहीं दिया। फिर आज तुम लोग क्रिम्सन स्लीव के शिकार क्षेत्र पर जबरन कब्जा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि क्रिम्सन स्लीव को दबाना इतना आसान है? आगे खुले मैदान में 2 दल आमने सामने खड़े थे। क्रिम्सन स्लीव की तरफ से एक युवक गुस्से से दहाड़ा, हे क्रिम्सन स्लीव, बिल्कुल सही समझे। आज मैं तुम्हारे इस शिकार क्षेत्र को ही रौंदने आया हूं। क्यों, क्या हुआ?
क्या सिर्फ उस ध्रुव को ही तुम्हारे इलाके में घुसने की छूट है, हमें नहीं? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। लगता है शिवांगी और उस ध्रुव के बीच कुछ ज्यादा ही गहरा रिश्ता बन चुका है। खैर, आज मैंने यहां कदम रख दिया है तो रख दिया। मैं भी देखता हूं कि शिवांगी के पास तुम्हें बचाने का वक्त है भी या नहीं। दूसरी तरफ निशा दल की अगुवाई कोई और नहीं बल्कि उमेश और कुलदीप कर रहे थे। इस वक्त कुलदीप के चेहरे पर जहरीली हंसी थी और वो हिकारत से बोल रहा था, अपनी हद पार मत करो। क्या तुम्हें क्रिम्सन स्लीव के बदले का खौफ नहीं है? कुलदीप की बदजुबानी सुनकर उस युवक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बदला? हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। बदले की बात करते हो? अगर तुम लोगों में इतना ही दम है तो मुझे तुम्हारे बदले का इंतजार रहेगा। कुलदीप ऐसे ठहाका मारकर हंसा मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। दूर से ये नजारा देखते हुए ध्रुव के माथे पर गहरी सिलवटें पड़ गई। उसने उस युवक को पहचान लिया था। वो क्रिम्सन स्लीव का ही एक सदस्य था और उसके पीछे खड़े बाकी लोग भी उसी गुट के थे। जब उसने गलती से क्रिम्सन स्लीव के इलाके में कदम रख दिया था तब उसकी मुलाकात इन्हीं लोगों से हुई थी। खासकर इस अगुवा युवक की छाप उसके दिमाग में ताजा थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि निशा दल के लोग इस तरह खुलेआम क्रिम्सन स्लीव के इलाके पर चढ़ाई कर देंगे। क्या हालात बिगड़ चुके थे? ये सोचते ही ध्रुव की आंखें संकीर्ण हो गई। आमतौर पर, खासकर इन बड़े गुटों के बीच, कोई भी एक दूसरे के शिकार क्षेत्र पर सीधे हमला नहीं करता था। यह खुले तौर पर जंग का ऐलान था। उमेश, कुलदीप और उनके पीछे खड़े लड़ाकों को देखकर ध्रुव का दिल भारी हो गया। लगता है खेल शुरू हो चुका है। जिस बात का अंदेशा था वही तूफान अब डेथ वैली पर टूट पड़ा था। उस दिन जब शिवांगी ने निशा दल और उदय दल के हाथ मिलाने की बात बताई थी तभी ध्रुव को दाल में कुछ काला लगा था और यकीनन शिवांगी को भी इसका आभास हो गया होगा। एक भयानक टकराव तय था। उस वक्त विश्राम काल चल रहा था, इसलिए दोनों तरफ से शांति थी। पर अब साफ था कि दोनों गुटों ने मिलकर क्रिम्सन स्लीव को मिटाने की अपनी साजिश पर काम करना शुरू कर दिया था। वरना सिर्फ अपने दम पर निशा दल कभी क्रिम्सन स्लीव के इलाके में इस तरह घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार दोनों दलों की ताकत लगभग बराबर थी। अगर वे आपस में टकराते तो उसका सीधा फायदा तीसरे पक्ष यानी उदय दल को मिलता। अगर निशा दल वाले पूरी तरह अंधे नहीं थे तो वे ये बात अच्छी तरह जानते थे। अब जब उन्होंने ये कदम उठा ही लिया था तो साफ था कि वे दोनों मिलकर क्रिम्सन स्लीव की घेराबंदी करने में जुट गए थे। मैं तुम्हें दो सीधे रास्ते देता हूं। पहला, हमारे निशा दल के सामने घुटने टेक दो। उस हाल में हम तुम्हें अपना बना लेंगे हैं, और आगे का मजा तो तुम जानते ही हो। और दूसरा रास्ता यह है कि अपने पास रखे सारे स्टार ऑब्स चुपचाप हमारे हवाले करो और यहां से दफा हो जाओ। लेकिन याद रखना, इसके बाद तुम्हें हर मोड़ पर निशा दल के हाथों लुटने के लिए तैयार रहना होगा। अब फैसला तुम्हारा है। सामने खड़े क्रिम्सन स्लीव के सदस्यों को देखते हुए कुलदीप ने क्रूरता से ताना मारा। उसकी आंखों में बेरहम कत्ल की प्यास साफ चमक रही थी। बकवास बंद करो, कुलदीप। अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो आगे बढ़ो। कुलदीप की धमकी सुनकर क्रिम्सन स्लीव का अगुवा युवक गुस्से से गरजा। बहुत खूब। हाँ, ललित, जब तुमने इज्जत की बात लात से ठुकरा ही दी है तो फिर अपनी हड्डियों के टूटने का मातम भी खुद ही मनाना। ललित के तेवर देखकर कुलदीप की हंसी में जहर घुल गया। उसकी आवाज गिरते ही पूरे मैदान में खूनी सन्नाटा छा गया और हवा में बारूद की गंध घुल गई। दूर से ये सब देखते हुए ध्रुव की भौहें और तन गई। ललित क्रिम्सन स्लीव के प्रमुख योद्धाओं में से एक था, मगर उसके साथ आए ज्यादातर शिष्य केवल बॉडी रिफाइनिंग के 8वें और 9वें स्तर पर थे, जबकि दूसरी तरफ कुलदीप और उमेश दोनों ही ट्रू वॉरियर के स्तर पर पहुंच चुके थे। अगर दोनों पक्षों में जंग छिड़ती तो इसका खूनी नतीजा पहले से तय था।
ये सोचते ही ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और अपनी भारी तलवार को संभालते हुए पेड़ों की ओट से बाहर निकल आया। 119 लड़ने के लिए उतावले कुलदीप को देखकर ललित के मन में कड़वाहट भर आई। हालात देखकर साफ था कि दोनों पक्षों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। कुलदीप और उमेश, जो क्रमशः पहले और दूसरे स्तर के ट्रू वॉरियर थे, निस्संदेह बेहद ताकतवर थे। उनके पीछे खड़े बॉडी रिफाइनिंग के 9वें स्तर के 2 साधकों के साथ मिलकर वे उसके पूरे शिकार दल को कुचलने की पूरी ताकत रखते थे। वहीं ललित के पक्ष में सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग के 9वें स्तर के 3 और 8वें स्तर के 2 साधक थे, जिनके पास मुकाबला करने की कोई ठोस ताकत नहीं थी। कुलदीप की पहले कही बातों और उसके बेखौफ अंदाज को देखकर ललित का दिल बैठ गया। उसे एक बड़े संकट का आभास हो रहा था। कुछ ही दिन पहले विश्राम काल के दौरान क्रिम्सन स्लीव की तीनों अगुआ शिवांगी, सुमन और खुशी ने सभी सदस्यों की बैठक बुलाकर निशा दल से सावधान रहने की सख्त हिदायत दी थी। किसने सोचा था कि आज दिसंबर की लूट के पहले ही दिन ऐसी नौबत आ जाएगी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। साफ था कि शिवांगी या उनकी कोई मुख्य टीम इस वक्त उन्हें बचाने नहीं आ सकती थी, और ऐसा लग रहा था कि वे खुद भी कहीं उलझे हुए थे। क्या निशा दल सचमुच पागल हो गया था? क्रिम्सन स्लीव पर हमला करके उन्हें क्या हासिल होने वाला था? तीनों बड़े दल पूरे 1 साल से एक दूसरे के रास्ते में आए बिना एक संतुलन बनाए हुए थे। क्या वे इस शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए तोड़ने जा रहे थे? क्या निशा दल में सचमुच क्रिम्सन स्लीव को पूरी तरह मिटाने का दम था? शिवांगी और सुमन की ताकत को कोई कैसे भूल सकता था? जब तक वे दोनों मौजूद थी, तब तक निशा दल के लिए क्रिम्सन स्लीव को खत्म करना नामुमकिन था। हालात का जायजा लेते हुए ललित के माथे पर सिलवटें गहरी हो गई। क्या सामने वाला दल कत्लेआम पर उतर आया था? इतने सारे लड़ाके सिर्फ एक शिकार दल को लूटने के लिए तो नहीं आ सकते थे। उनके इरादे यकीनन इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थे। कुलदीप के पिछले कारनामों को याद करके ललित के रोंगटे खड़े हो गए। खेल अब शुरू होता है। दूसरी तरफ कुलदीप से अब और सब्र नहीं हो रहा था। उसने अपनी जुबान से होंठ चाटते हुए खून की प्यासी नजरों से देखा। इतना कहते ही कुलदीप ने जमीन पर जोरदार ठोकर मारी और बिना किसी चेतावनी के सीधे ललित पर झपट पड़ा। गहन स्तर की प्राथमिक कॉम्बैट स्किल माउंटेन क्लीव का इस्तेमाल करते हुए वो भयानक वेग से ललित की ओर लपका। कुलदीप को पूरे वेग से हमला करते देख ललित के चेहरे पर पक्का इरादा झलक उठा। वो कुलदीप के आगे कभी घुटने नहीं टेकने वाला था। आत्मसमर्पण करना उसके उसूलों में नहीं था। उस दबाव को महसूस करते हुए उसने अपने दांत भींचे और सामने से मुकाबला करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए। पीछे खड़े उमेश के होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी और वो शांत भाव से तमाशा देख रहा था। उसे ऐसे मामूली साधकों पर हाथ उठाने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। अगर राजन का सख्त हुक्म न होता तो वो यहां कदम तक न रखता। इन जैसों के लिए अकेला कुलदीप ही काफी था। ये खेल इतनी जल्दी शुरू हो रहा है क्या? अभी उमेश और कुलदीप जीत के गुरूर में थे और क्रिम्सन स्लीव के सदस्यों के चेहरों पर मायूसी छाई थी। तभी दूर से एक शांत आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद एक साया बिजली की तेजी से लपका और पलक झपकते ही कुलदीप के सामने आ खड़ा हुआ। ओवरलैपिंग वेव पाम। एक हल्की सी दहाड़ के साथ नए आने वाले ने अपनी हथेली का वार कुलदीप की ओर झोंक दिया। मुट्ठी और हथेली की जोरदार टक्कर हुई, जिससे एक भारी गूंज पैदा हुई। अगले ही पल कुलदीप के मुंह से कराह निकली और वह लड़खड़ाते हुए पीछे जा गिरा। ध्रुव, ध्रुव! सामने खड़े शख्स को पहचानते ही ललित की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अभी कुछ देर पहले वो अपनी जान पर खेलकर आखिरी दम तक लड़ने को तैयार था, लेकिन ऐन वक्त पर ध्रुव के आ जाने से उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठी थी। ध्रुव, क्या तुम क्रिम्सन स्लीव वालों की तरफदारी करने यहां आए हो? दूसरी तरफ कुलदीप को पीछे हटते देख उमेश की आंखों में खूनी चमक कौंध गई
और उसने ठंडी आवाज में पूछा। ध्रुव के अचानक आंख धमकने से उमेश चौंक गया था। उसे देखते ही उमेश के चेहरे पर नफरत और कत्ल का इरादा साफ दिखने लगा। पिछली बार सबके सामने ध्रुव के हाथों मिली करारी शिकस्त का मंजर उसके जहन में आज भी ताजा था। वो उस जिल्लत को कभी नहीं भूल सकता था। उस हार ने उसकी साख मिट्टी में मिला दी थी और वो ध्रुव की शोहरत की सीढ़ी बनकर रह गया था। ध्रुव, क्या तुम हमारे निशा दल से सीधी दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? दूसरी ओर कुलदीप ने लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए गहरी सांस ली और गुस्से में गुर्राया। मुझे लगता है कि हम पहले से ही दुश्मन हैं। ध्रुव ने कुलदीप और उमेश की ओर देखते हुए शांत भाव से कहा। तुम? ध्रुव की दो टूक बात सुनकर कुलदीप का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं बचा। तुम दोनों यहां से निकल सकते हो। क्रिम्सन स्लीव के लोगों पर हाथ उठाने की इजाजत मैं नहीं दूंगा, ध्रुव ने बेरुखी से कहा। वो उनसे फालतू बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। क्रिम्सन स्लीव ने उस पर एक एहसान किया था, इसलिए ये मदद उस कर्ज को उतारने की एक छोटी सी कोशिश थी। इसके अलावा अगर क्रिम्सन स्लीव की बात न भी होती तो भी वो दखल जरूर देता। आखिरकार निशा दल के साथ उसकी पुरानी रंजिश थी। बहुत खूब, हमें तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम खुद चलकर मौत के मुंह में आ गए। तो फिर आज मैं भी देख ही लूं कि तुममें कितना दम बाकी है। उमेश ने ठंडी सांस छोड़ते हुए भारी आवाज में कहा। उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। पिछली बार ध्रुव के हाथों उसकी हार सिर्फ उसकी अपनी लापरवाही की वजह से हुई थी, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। पिछली नाकामी के बाद उसने जीतोड़ मेहनत की थी और खुद को पहले से कहीं ज्यादा निखारा था। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वो ध्रुव को धूल चटा देगा। तो फिर आगे बढ़ो, देख लेते हैं। ध्रुव ने ठंडे स्वर में चुनौती स्वीकार की। जब वो बॉडी रिफाइनिंग के 9वें स्तर पर था, तब भी उसने इस आदमी को मात दी थी। अब जब वो खुद ट्रू वॉरियर के स्तर पर पहुंच चुका था, तो भला इससे डरने की क्या बात थी? खासकर पिछले 2 दिनों में सम्राट ड्रैगन तकनीक की साधना करने के बाद ध्रुव अपने ट्रू एसेंस में आए जबरदस्त बदलाव को साफ महसूस कर सकता था। ट्रू वॉरियर बनते ही साधक क्यूई शोधन से आगे बढ़कर रूहानी बदलाव की अवस्था में कदम रखता है। इस स्तर पर ट्रू एसेंस की गुणवत्ता इतनी बढ़ जाती है कि उसकी तुलना बॉडी रिफाइनिंग से की ही नहीं जा सकती। भले ही 2 दिन का वक्त बहुत कम था, पर सम्राट ड्रैगन तकनीक का असर लाजवाब था। अपनी फौलादी शारीरिक ताकत की बदौलत ध्रुव सम्राट ड्रैगन तकनीक की पहली परत को साधने में पूरी तरह कामयाब रहा था और उसकी असली शक्ति को जगाने की स्थिति में था। महज 2 दिनों के भीतर उसके ट्रू एसेंस का मिजाज बदल चुका था, जिसका सीधा नतीजा यह था कि अब वो 18 ओवरलैपिंग वेव पाम का वार आसानी से कर सकता था। जब उसने पहली बार ट्रू वॉरियर के स्तर में कदम रखा था, तब यह वार करना उसके लिए बेहद कठिन था, लेकिन अब यह उसके लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका था। ये लो, एक दबी हुई गुर्राहट के साथ उमेश ने पहला वार किया। उसने अपनी गहन स्तर की प्राथमिक स्किल माउंटेन क्लीव का इस्तेमाल किया। जब उमेश ने यह हमला किया, तो उसका असर कुलदीप के वार से कई गुना ज्यादा खौफनाक और प्रचंड था। 18 ओवरलैपिंग वेव पाम। ध्रुव ने ठंडी आवाज में दहाड़ते हुए बिना किसी झिझक के अपनी सबसे घातक तकनीक झोंक दी। हवा में हथेलियों की छाया लहराई और पलक झपकते ही 18 वार एक के बाद एक जुड़ते चले गए। देखते ही देखते उन 18 प्रहारों की पूरी ताकत एक ही बिंदु पर केंद्रित हो गई। हवा को चीरती हुई एक तेज सीटी जैसी सनसनाहट गूंज उठी। धड़ाम, हथेली और मुक्के की जोरदार टक्कर हुई और एक भयानक धमाका गूंज उठा। अगले ही पल उमेश की आंखों में गहरा अविश्वास छा गया और वो भयानक झटके के साथ पीछे की ओर फिंक गया। वो दर्जनों मीटर तक पीछे घिसटता चला गया और बमुश्किल अपने कदमों को रोक पाया। थू, उमेश ने मुंह खोलते ही ताजा खून की उल्टी कर दी। ये नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ट्रू वॉरियर बन चुके हो।
तुम सचमुच ट्रू वॉरियर के स्तर पर पहुंच गए। पर यह हथेली का वार किसी भी हाल में पहले स्तर के ट्रू वॉरियर का नहीं हो सकता। यह कैसे मुमकिन है? उस एक ही प्रहार के बाद उमेश का चेहरा पीला पड़ गया था। वो फटी आंखों से ध्रुव को घूरते हुए पागलों की तरह बुदबुदा रहा था। पिछली लड़ाई के बाद उसकी अपनी ताकत में काफी इजाफा हुआ था, फिर वो इसके सामने इतना बेबस कैसे हो गया? उसने सुना जरूर था कि ध्रुव ट्रू वॉरियर बन चुका है, पर उसने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया था। उसकी नजर में जिसने हाल ही में बॉडी रिफाइनिंग का नवां स्तर हासिल किया हो, वो इतनी जल्दी ट्रू वॉरियर बन ही नहीं सकता था। और अगर वो बन भी गया था तो क्या? अपनी मौजूदा ताकत के दम पर, जो दूसरे स्तर के ट्रू वॉरियर के शिखर के करीब थी, क्या वो पहले स्तर के एक नए नवेले ट्रू वॉरियर को भी नहीं हरा सकता था? लेकिन इस पल उसे एहसास हुआ कि उसका अंदाजा पूरी तरह गलत था, बेहद गलत। हथेली के महज एक वार ने दोनों के बीच के फासले को साफ कर दिया था। वो हार चुका था, और वो भी बेहद शर्मनाक और एकतरफा अंदाज में। तुम मेरी बराबरी के नहीं हो, ध्रुव ने खून थूकते और कांपते हुए उमेश की ओर देखते हुए सपाट लहजे में कहा। 18 ओवरलैपिंग वेव पाम के प्रहार से पैदा हुई ताकत 5000 कैटी के पार जा सकती थी। उमेश, जो महज दूसरे स्तर का ट्रू वॉरियर था, इस प्रहार का सामना कैसे कर सकता था? उसकी अधिकतम ताकत 4000 कैटी से थोड़ी ही ऊपर थी। दोनों के बीच का अंतर दिन के उजाले की तरह साफ था। 120, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? ध्रुव की दो टूक बात सुनकर उमेश का चेहरा गुस्से और जिल्लत से और भी पीला पड़ गया, और वो पागलों की तरह दहाड़ा। हेवनली टाइगर रोर, एक भयानक गुर्राहट के साथ उसके पूरे शरीर का ट्रू एसेंस ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा और ध्रुव की ओर उमड़ पड़ा। पलक झपकते ही शुद्ध ऊर्जा से बना एक विशाल खूंखार बाघ हवा में दहाड़ता हुआ सीधे ध्रुव पर झपटा। अपनी औकात से ज्यादा उड़ रहे हो, ये देखकर ध्रुव की भौहें तंग गई, और वो ठंडे स्वर में गरजा, एज़्योर लाइट बर्स्ट। उसके हाथों में ऊर्जा असाधारण गति से संघनित होने लगी। जिस क्षण उमेश का हेवनली टाइगर रोर छूटा, ठीक उसी पल ध्रुव की हथेली में मुट्ठी के आकार का एक चमकीला नीला प्रकाश गोला तैयार हो चुका था। 5 परत वाला एज़्योर लाइट बर्स्ट। ट्रू वॉरियर बनने के बाद ध्रुव ने पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। 5 परतों वाले इस एज़्योर लाइट बर्स्ट में प्रलयंकारी ऊर्जा समाई हुई थी, और इसके बनने की गति पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। हवा में झपटते उस भयानक बाघ को देखकर ध्रुव ने ठंडी सांस छोड़ी, और वो नीला प्रकाश गोला सीधे बाघ के जबड़े की ओर दाग दिया। ध्रुव साफ महसूस कर सकता था कि 5 परतों वाले इस एज़्योर लाइट बर्स्ट की ताकत बॉडी रिफाइनिंग के 9वें स्तर पर छोड़े गए 6 परतों वाले बर्स्ट से भी कहीं ज्यादा विध्वंसक थी। अगले ही पल ऊर्जा के दोनों प्रचंड प्रवाह आपस में टकरा गए, बिल्कुल उनकी पिछली मुठभेड़ की तरह। जैसे ही दोनों ताकतें मिली, नीला प्रकाश गोला सीधे उस खूंखार बाघ के शरीर के भीतर समा गया। मगर अगले ही क्षण एक भयानक विस्फोट हुआ। उस बाघ के सीने को चीरती हुई नीली रोशनी की तीखी किरणें फूटीं, जो सीधे आसमान की ओर लपकीं। खूंखार बाघ दर्द से तड़पते हुए दहाड़ने लगा और हवा में ही छटटाने लगा। फिर एक के बाद एक कई धमाकों के साथ वो ऊर्जा का बाघ हवा में ही बिखर गया। उसके मलबे के बीच से वो नीला प्रकाश गोला, जो अब घटकर अंडे के आकार का रह गया था, बिना रुके सीधे उमेश की छाती की ओर बढ़ता रहा। ये कैसे हो सकता है? आमने सामने की इस टक्कर में एक बार फिर धूल चाटने के बाद उमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। अपनी ओर आती उस नीली रोशनी से बेखबर उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गहरा अविश्वास और घोर निराशा छाई थी। धमाका। क्षण भर में वो आकाशीय प्रकाश का गोला सीधे उसकी छाती से टकराया, और उमेश किसी कटी पतंग की तरह हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही गहरा धुआं और धूल का गुबार उठ खड़ा हुआ, जिसे बर्फीली हवा उड़ा ले गई। उस वक्त पूरे मैदान में सन्नाटा पसर गया था। ध्रुव का अचानक प्रकट होना
और महज 2 घातक वारों में हमेशा अकड़कर चलने वाले कुलदीप और उमेश को बुरी तरह धूल चटा देना। हालात के इस खौफनाक मोड़ ने वहां मौजूद हर शख्स को हक्का बक्का कर दिया था। अपने पास मौजूद सारे स्टार ऑर्ब्स चुपचाप निकालो और फौरन यहां से दफा हो जाओ। जमीन पर तड़पते उमेश और बगल में फटी आंखों से देख रहे कुलदीप पर एक बेरुखी भरी नजर डालते हुए ध्रुव ने शांत आवाज में कहा, क्यों, क्या चाहते हो कि मैं खुद हाथ बढ़ाऊं? ये देखकर कि किसी के हाथ नहीं हिल रहे, ध्रुव ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए दोबारा पूछा। हम अभी देते हैं, ये लीजिए सारे स्टार ऑर्ब्स, हम जा रहे हैं। ध्रुव के चेहरे पर बढ़ती सख्ती को भांपते हुए उमेश के साथ आए बॉडी रिफाइनिंग के 9वें स्तर के दोनों लड़ाकों की घिघी बंध गई। वे बुरी तरह कांपते हुए आगे आए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ध्रुव अगला वार उन पर न कर दे। ध्रुव के वे दोनों प्रहार इतने भयानक थे कि उसने सामने वाले की पूरी हिम्मत तोड़कर रख दी थी। उमेश और कुलदीप कोई मामूली साधक नहीं थे, वे दोनों बाहरी सेक्ट के दिग्गज लड़ाके थे। जब ध्रुव के सामने उनकी ये दुर्गति हो गई थी, तो इन बाकियों की भला क्या बिसात थी। जल्दबाजी में सारे स्टार ऑर्ब्स ध्रुव के हवाले करते हुए उन दोनों ने घायल उमेश और कुलदीप को सहारा देकर उठाया और बिना पीछे मुड़े वहां से भाग खड़े हुए। 4 स्टार ऑर्ब्स को समेटते हुए ध्रुव के होठों पर एक हल्की सी संतोष भरी मुस्कान तैर गई और उसने भागते हुए उस दल को दूर तक जाते देखा। ध्रुव, इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी क्रिम्सन स्लीव तुम्हारी कर्जदार रहेगी। जब तक वे लोग नजरों से ओझल नहीं हो गए, ध्रुव के पीछे खड़े ललित ने झुककर पूरे दिल से आभार जताया। अगर आज सही वक्त पर ध्रुव यहां न पहुंचा होता तो उनका क्या हश्र होता, ये सोचना भी डरावना था। वे अच्छी तरह जानते थे कि कुलदीप और उमेश कितने बेरहम थे। जब निशा दल ने क्रिम्सन स्लीव पर सीधा हमला बोल दिया था और इस इलाके में अपने इतने खूंखार लड़ाके भेजे थे, तो उनका इरादा बिल्कुल साफ था। अगर मुमकिन होता तो कुलदीप और उमेश यहां मौजूद हर एक सदस्य को मिटाकर ही दम लेते। निशा दल मेरा भी दुश्मन है, इसलिए शुक्रिया की कोई बात नहीं। ध्रुव ने ललित की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, फिर भी इतने बड़े उपकार को लफ्जों में नहीं तोला जा सकता। मैं, ललित, ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बस एक आवाज दे देना। फिलहाल मुझे बहुत जरूरी काम से निकलना होगा। ललित ने चेहरे पर गहरी चिंता लिए ध्रुव से कहा और चलने के लिए मुड़ा। इससे पहले कुलदीप की बातों से ही उसे अंदेशा हो गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उस दिन क्रिम्सन स्लीव की बैठक में शिवांगी और सुमन की दी गई चेतावनियों को जोड़कर ललित को पूरी तस्वीर साफ नजर आने लगी थी। अब जब निशा दल ने खुलेआम जंग छेड़ दी थी, तो उसका पहला फर्ज था कि वो जल्द से जल्द शिवांगी और बाकी मुख्य टीम तक ये खबर पहुंचाए। क्या शिवांगी और बाकी लोगों को ढूंढने जा रहे हो? अगर ऐसा है तो मेरा मशवरा होगा कि तुम लोग सीधे सेक्ट वापस लौट जाओ। वहां जाकर तुम कुछ खास नहीं कर पाओगे। दल को आगे बढ़ता देखकर ध्रुव ने टोकते हुए कहा। क्यों? ध्रुव की बात सुनकर ललित ठिठक गया और उसने उलझन में पूछा, अगर निशा दल ने पूरी ताकत से हमला किया है तो तुम्हारे जाने से कोई मदद नहीं होगी, उल्टा तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर वक्त है तो बेहतर होगा कि दूसरे शिकार क्षेत्रों के साथियों को खबर कर दो और उन्हें वापस सेक्ट बुला लो, ताकि निशा दल को दोबारा आसान शिकार न मिले। जहां तक शिवांगी का सवाल है, मैं खुद वहां जाकर देख लेता हूं। कुछ पल सोचने के बाद ध्रुव ने अपनी बात रखी। ध्रुव को दूसरों के फसाद में टांग अड़ाना पसंद नहीं था, लेकिन वक्त के साथ क्रिम्सन स्लीव के साथ उसका एक गहरा नाता बन चुका था, खासकर शिवांगी, सुमन और खुशी के साथ। उन लोगों ने कई बार उसकी मदद की थी और वो किसी का कर्ज अपने सिर पर नहीं रखता था। ध्रुव एहसान का बदला चुकाने वाला इंसान था। ऐसे नाजुक मोड़ पर वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता था। इसके अलावा निशा दल उसका भी जानी दुश्मन था, और दुश्मन का दुश्मन
हमेशा दोस्त होता है। क्या सच में? ध्रुव की ये बात सुनकर ललित के चेहरे पर सुखद आश्चर्य और राहत की लहर दौड़ गई। ललित अच्छी तरह जानता था कि ध्रुव बिल्कुल सही कह रहा था। अगर वो खुद वहां जाता भी तो शिवांगी और मुख्य लड़ाकों की कोई खास मदद नहीं कर पाता, बल्कि उल्टा उनके लिए एक बोझ ही साबित होता। अब जब ध्रुव खुद मोर्चा संभालने को तैयार था, तो इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता था। तो फिर हम ये जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं, ललित ने झुककर पूरे सम्मान के साथ कहा और मन ही मन इस एहसान को दर्ज कर लिया। इसके साथ ही ध्रुव के लिए उसके मन में जो आदर था, वो अब कई गुना बढ़ चुका था। ज्यादा वक्त गवाए बिना ललित से शिवांगी और बाकी लोगों के संभावित इलाके की दिशा जानकर ध्रुव तेजी से उस ओर दौड़ पड़ा। भाई ललित, बाकी बचे क्रिम्सन स्लीव के सदस्य ललित के पास आकर खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। ध्रुव, वो सचमुच? बॉडी रिफाइनिंग के 8वें स्तर के एक साधक ने विस्मय से पूछा। हमेशा याद रखना, आज से ध्रुव हमारे क्रिम्सन स्लीव का सबसे सच्चा और सबसे खास दोस्त है। अब जब वो वहां जा रहा है, तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग तुरंत निकलो, बाकी शिकार क्षेत्रों के साथियों को खबर करो और सबको सेक्ट में इकट्ठा होने को कहो। ललित ने एक गहरी सांस ली और उस दिशा में देखते हुए भारी आवाज में आदेश दिया, जहां से ध्रुव अभी अभी ओझल हुआ था। उस इलाके को पीछे छोड़ते हुए ध्रुव उस मुख्य शिकार क्षेत्र की ओर पूरी रफ्तार से भागा जहां शिवांगी और उसकी टीम मौजूद थी। उसका दिल भारी हो रहा था। निशा दल ने बेहद सोची समझी और तेज रणनीति के तहत वार किया था। यकीनन उदय दल के लड़ाके भी इस खेल में पूरी तरह शामिल थे। ऐसे में क्रिम्सन स्लीव के मुख्य शिकार क्षेत्र में शिवांगी और उसके साथियों पर कितना भयानक संकट टूटा होगा। राजन, शेरा, धर्मेश, ये सारे बड़े नाम वहीं मौजूद होंगे और उदय दल के ताहिर जैसे खूंखार महारथी भी घात लगाए बैठे होंगे। शिवांगी का ख्याल आते ही ध्रुव के सीने में एक अनजानी सी बेचैनी और चिंता जाग उठी। एक ऐसी चिंता जो उसने पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं की थी। उसे खुद खबर नहीं थी कि ये अपनापन कब पनप गया था, लेकिन इस वक्त वो फिक्र उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसी वक्त डेथ वैली के एक दूसरे बर्फीले शिकार क्षेत्र में शिवांगी, सुमन और उनके साथी सचमुच एक अभूतपूर्व संकट में घिरे हुए थे। कमबख्त निशा दल और उदय दल, इनकी इतनी हिम्मत कि हमारे खिलाफ हाथ मिला लिया। हम ये जिल्लत कभी नहीं भूलेंगे। खुशी तेजी से पीछे भागते हुए गुस्से में पैर पटक रही थी। भैरव, इस बार तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, सुमन ने, जिसके चेहरे पर शायद ही कभी नरमी दिखती थी, अपने बगल में दौड़ रहे उस सिरफिरे को देखकर कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ कहा। उसका शुक्रिया क्यों अदा करना? उसने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। अगर वो न भी होता तो क्या वे लोग हमें इतनी आसानी से घेर लेते? सुमन को भैरव का शुक्रिया अदा करते देखकर खुशी ने तुरंत मुंह बिचका लिया। कुछ देर पहले शिकार क्षेत्र में उदय दल और निशा दल की मिलीजुली फौज ने उन पर अचानक जानलेवा हमला बोल दिया था, जिससे हालात बेहद नाजुक हो गए थे। उस खतरनाक मोड़ पर अचानक भैरव वहां आ धमका था और उसने अपनी पागलों जैसी ताकत के दम पर उन्हें उस खूनी चक्रव्यूह से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की थी। न जाने बाकी शिकार क्षेत्रों का क्या हाल होगा। शिवांगी ने गहरी चिंता में डूबे स्वर में कहा, वे सब जरूर बुरी तरह फंस चुके होंगे। इस बार निशा दल और उदय दल ने पूरी तैयारी के साथ वार किया है और राजन की फितरत को देखते हुए वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वो तुम्हें दोबारा संभलने का एक मौका भी नहीं देगा। हमेशा मजाक के मूड में रहने वाले भैरव के चेहरे पर इस वक्त गहरी संजीदगी छाई हुई थी। निशा दल और उदय दल के इस खूनी गठबंधन ने क्रिम्सन स्लीव के वजूद के सामने मौत का सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया था।